पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम मार्केट के हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं। आज जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट सुबह जब खुली तो आहिस्ता 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 बस सिर्फ नीचे ही आई। OGDC, PPL, SNGP वगैरह काफ़ी नीचे आ गए हैं। तो इसमें अब आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस लगा लें। देखिए शुरू से सिर्फ नीचे ही आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा ऊपर आया लेकिन नीचे ही आता जा रहा है। आज इसका लो लगा 97.8। कुछ टेक्निकल एनालिस्ट की ज़बानी वो शायद इस तरह कहें कि आप 97.8 को इसका स्टॉप लॉस बना लें, लेकिन ये हमारे मुताबिक तो इस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम काम नहीं करते। लेकिन आप देख लें, क्योंकि अगर तो वो जो हमने जैसे कल बात की थी, अगर तो सर्कुलर डेट वाला मामला खटाई में पड़ता है तो फिर ये हो सकता है वापस अपनी पुरानी जगह पे ना पहुंच जाए जो 70-75 था। तो इसलिए कोई ना कोई आप इसमें स्टॉप लॉस अपना बेहतर रहेगा ज़रूर लगाएं। क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त इनमें जो है ना कोई मंदी के आसार ही नज़र आ रहे हैं, बल्कि पूरी मार्केट में ही मंदी लग रही है। जैसे हमने कुछ असेसमेंट, कुछ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि मार्केट में जो ये IMF वाली न्यूज़ से लेके अब तक इतनी एकदम तेज़ी आई, इसके पीछे बज़ाहिर यही लग रहा था कि जो पिछली हुकूमत गई है ये इसको एक बयानिए के तौर पे लेना चाहती है। और आपने शहबाज शरीफ की आखिरी तकरीर में सुना भी था कि उन्होंने जिक्र भी किया था इस बात का कि स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर चली गई। तो अब अगर उनके लोग जो है इसमें मार्केट में एक्सेस बाइंग कर रहे थे, तो अब वो अपना अपना माल आहिस्ता आहिस्ता या तो बेच चुके होंगे या आहिस्ता आहिस्ता करके बेच रहे होंगे। और ये जो नया वज़ीर आज़म, नया जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो चल रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के हैं लोग। इसमें हो सकता है नून लीग को कोई एतराज़ ना हो, लेकिन उनकी पसंद के लोग नहीं लग रहे। तो इसलिए भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो आपका है निगरान सेटअप में, और निगरान सेटअप जैसा आपको आते साथ ही पेट्रोल महंगा हो गया, फिर डॉलर इतना ऊपर निकल गया, मतलब ये वो चीज़ें ऐसी जो लग रही हैं कि जो पिछली हुकूमत ने रोकी हुई थी कि जैसी हमारी हुकूमत ख़त्म होगी अब जो भी फैसले, बाकी मुश्किल फैसले जो भी करने हैं वो निगरान सेटअप करे। जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये भी मार्केट पे असरअंदाज करेगी। जब बायर्स मार्केट से निकल जाएंगे तो मार्केट नीचे से नीचे आती जाएगी। तो कह नहीं सकते कि सिर्फ 1 या 2 दिन का कोई डाउन ट्रेंड है या अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली काम करें शेयर्स में। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो फिर देख लें कहीं पे हर स्टॉक में आप अपना कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस रखें, जो किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक तो मैं नहीं बता सकता ना, बस कुछ रख लें आप, ताकि अगर को आपने पिछले 1-2 महीने में अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। अगर हम LPL को देखें तो LPL में भी आज काफ़ी सेलिंग आई और काफ़ी डाउन हो गया। इसका मतलब ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 32 के ऊपर इसके जो जिन लोगों ने इसको बहुत नीचे लेके रखा हुआ था वो 32 पे निकल गए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब में हमारे लिए आज LPL की वैल्यू है 15 रुपये 88 पैसे, और लॉन्ग टर्म के हिसाब में तो हमें इस वैल्यू पे ये शेयर बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये रैली चलने से पहले ये तकरीबन 12-13 पे चला गया था, तो ये कोई नहीं कह सकता कि इसको अगर लो पे ले जाना चाहें तो कहाँ तक ले जाएं, और अगर हो सकता है उनका कल ही मूड बन जाए, कोई अच्छी न्यूज़ का बहाना बना के यहाँ से वापस ही 32 पे चला जाए, कह नहीं सकते। लेकिन हमारे जो शेयर्स LPL में हमने कुछ तो बहुत पहले ही बेच दिए थे, इस पे तो हमारी अपनी वर्किंग थी ना, हमने तो रिजल्ट आने से पहले ही बेच दिए थे। फिर कुछ थोड़े से हमने भी खरीदे थे 32 पे, ज़्यादा नहीं खरीदे थे, थोड़े खरीदे थे, लेकिन हमें तो वो अब उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे।
ये शेयर हमारे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में है, और अगर यहाँ से और नीचे जाता है तो हम थोड़े से शायद और बाय कर लें, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से चलें। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी तेज़ी आती है और अगर ये 32 के आसपास वापस जाता है तो आप वहाँ पे कुछ माल अपना एग्जिट कर लें, क्योंकि ये हो सकता है कि एक दो बार एक्स होने से पहले इसको 32 के आसपास ले जाया जाए और फिर वापस नीचे आए। जी जी। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि अगर सच में बायर्स मार्केट से निकल गए हैं, साइडलाइन हो गए हैं, और अगर वो आगे 2-3 दिनों में भी बाइंग नहीं करते तो ये ज़रूरी नहीं वापस 32 पे जाए। बहरहाल देख लीजिए कि इसमें आप क्या करना चाहते हैं, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब में हमें इसमें कोई मसला नज़र नहीं आता। अब जी हम देखते हैं जो हमारा चौका लगा, ALTN। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डिविडेंड आता तो नॉर्मल होता 2.5 से 3 रुपए। इन्होंने 4 रुपये 70 पैसे का हमारे ख्याल में अनाउंस किया। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, नहीं, ये गलत नोटिस खोल लिया जी। 4 रुपये 70 पैसे माशाल्लाह से। तो अगर कोई 7-8 रुपए का होता तो छक्का होता, लेकिन चलो 4 रुपये 70 पैसे भी बुरा नहीं है। लेकिन ये है कि ये ओपन तो अपर लॉक पे हुआ, वहाँ से कुछ लोगों ने अपना माल बेच दिया और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके 1 रुपया नीचे आ गया। असल में बात वही है कि क्योंकि लोगों को इसकी समझ नहीं है। अगर 1975 पे देखें तो असल में इसकी वैल्यू 4 रुपये 70 पैसे तो अब ख़त्म होगी ना, वो तो एक्स हो जाएगा। असल में इस शेयर की वैल्यू इस वक्त चल रही है 15 रुपये। ये कोई नहीं कह सकता यहाँ से इसको 12 पे ले जाएं, 13 पे ले जाएं, 11 पे ले जाएं, या वापस इसको 20-21 पे ले आएं। लेकिन 15 रुपये पे जो हमने असेसमेंट की उसके मुताबिक लॉन्ग टर्म में ये शेयर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हमने अपना कुछ माल, जब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर इसमें आया, ये यहाँ पे 20-40, हमने अपना आधे से ज़्यादा माल इसमें बेच दिया, क्योंकि हमने तो जब असेसमेंट इसकी की थी तब 17 रुपये 31 पैसे का था, और हमने उससे भी थोड़ा नहीं, वैसे उसी टाइम पे हमने भी उसी के आसपास बाय किया था, हमारा एवरेज रेट वही है। तो हमने अपना कुछ प्रॉफिट बुक किया। अब ये है कि अगर ये यहाँ से और नीचे चला जाता है, 19 या 19 से नीचे चला जाता है, तो हम वो माल अपना वापस खरीद लेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब में। आप लोग देख लें, क्योंकि बात वही है कि लोग इसको जानते नहीं है शेयर को। तो हो सकता है कि अब ये यहाँ से थोड़ा सा अगर कल ऊपर आता है 20 तक या 20-50 तक आता है, फिर ये वापस नीचे चला जाए। अगर आप लोगों ने इसको हमारी असेसमेंट के बाद ख़रीदा था तो देख लें, अगर आप चाहें तो बेहतर है प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था आपको आज ही। वैसे तो 4 रुपये 70 पैसे के डिविडेंड के हिसाब से 20 रुपये, मतलब इसको नीचे आना नहीं चाहिए था। लेकिन बात वही है कि लोग क्योंकि इसको जानते नहीं हैं, लोग समझते हैं कि ये पता नहीं ज़ीरो इसकी सेल्स हैं और अर्निंग है, तो डिविडेंड पता नहीं कहाँ से दे दिया, तो इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात है कि कोई बहुत जल्दी जल्दी डिविडेंड नहीं देता, तो ये हो सकता है कि बहुत अरसे फिर अपने नीचे के वैल्यू पे रहे। तो वो आप देख लें, लॉन्ग टर्म के हिसाब में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप में इतना सुकून है, इतनी बर्दाश्त है, तो फिर देखें, वरना वरना देखें यहीं पे, अगर आप, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, हमें तो इसके लॉन्ग टर्म में रखने में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आज देख लेते हैं अब कि रिजल्ट्स किस कंपनी ने अनाउंस किए। सबसे पहले तो शुरू में सुबह के टाइम आई थिंक एक्साइट गए थे, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। साथ हम एक्साइट का खोल भी लेते हैं कि स्टेटस क्या है। अच्छा जी, एक्साइट का जो ईपीएस है इस क्वार्टर में 72 रुपये, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी, अगर देखें तो उनका टर्नओवर भी बढ़ा है, और आज इसको अभी दिया तो कुछ नहीं इन्होंने, क्योंकि खाली फर्स्ट क्वार्टर था, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट था कि उसके ऊपर अपर लॉक लग गया, और इसी के चक्कर में एडबा को भी अपर लॉक लग गया।
वैसे एटबा का भी रिजल्ट आने वाला है ये रेंट का, और वो कुछ ना कुछ उसमें देंगे भी। अच्छा, अब अगर इसको देखें 22, 28, 40, तकरीबन पिछले क्वार्टर में 55 की ईपीएस थी, उस हिसाब से ईपीएस बढ़ी है। यानी कि अगले साल में इनके हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। असल में जो बैटरीज हैं इनको ये हुआ कि ऑटो सेक्टर तो बड़ा प्रेशर में रहा और वो शेयर्स काफ़ी नीचे भी आए, और अब जो ऊपर जा रहे हैं वो भी पता नहीं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर की प्रॉब्लम्स तो भी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन बैटरीज का ये है कि इनका अल्टरनेट है, जो बिजली के मसाइल बढ़ गए तो घरों में लोगों ने अपने वो यूपीएस लगवाने, उनके साथ बैटरी चाहिए, इसका इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से बैटरी की सेल्स बेहतर रहीं। तो ये है कि लेकिन एक्साइड जो है हिस्टोरिकली, एक्साइड कोई इतना अच्छा पे आउट नहीं देता। ठीक है, देखिए 17 के बाद उसने 23 में दिए थे 10 रुपये, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देता। इसके मुकाबले में एटबा ज़्यादा देता है, लेकिन ये हमारे लोगों की शैतानी है कि एटबा इससे नीचे वैल्यू पे है। एटबा ज़्यादा अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म में। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम एटबा में करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद और किसके रिजल्ट आए देख लेते हैं। कुछ अगर बैंक या जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के किसी के आए तो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो है ना उनको फॉलो नहीं करते, ना हम टोबैको कंपनी को फॉलो करते हैं और ना ही हम मरी ब्रूरी को करते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, और हमने ट्राई पैक का आई थिंक रिजल्ट आया था, इधर आ नहीं रहा, ये भी पिछले पेज तो नहीं, हाँ पिछले सफ़े पे। यार कुछ लोगों ने हमें यही कहा है कि भाई बातें हमारी उनको अच्छी लग रही हैं तो टाइम का इतना मसला नहीं है, और कुछ लोगों ने कहा है कि टाइम का मसला है। बहरहाल टाइम का मसला तो हमें नहीं लग रहा कि हम उसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि टाइम का मसला लाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें वीडियो तफसील से तवज्जो से बनानी पड़ेगी, फिर उसको एडिट करना पड़ेगा, फिर हमारी महीने में एक ही वीडियो आएगी। तो इसलिए फिर अगर किसी को टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है तो फिर उससे हम माजरत ही कर सकते हैं कि फिर आप, अगर आपको ये आपने फैसला करना है कि हमारी वीडियो से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है तो आप फिर इसमें टाइम लगाएं, और अगर नहीं मिलती, टाइम के मुकाबले में टाइम ज़्यादा लगता है, तो फिर आप ना देखें, यही हम कह सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं हम इसमें कुछ कह सकते। ना ही मतलब अगर हम आपसे पैसे लेके बना रहे हो वीडियो, फिर तो हम आपकी बात माने, वरना आप हमारी बात मान लें। क्योंकि वैसे भी जितना ये स्टॉक मार्केट की वीडियोस के जितने व्यूज़ होते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं इस पे, यहाँ से कोई मोनेटाइजेशन नहीं हो रही। आप ये ना समझें कि हम कोई इस वजह से बना रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिल रहा है, हमें कुछ आज तक काफ़ी नहीं मिला, बल्कि हम एलिजिबल ही नहीं है अभी तक। मैंने तो इसलिए जो है वो चक्कर नहीं है। मेन रीज़न यही है कि कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि बतानी ज़रूरी है हम बताते हैं, और हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो उसके लिए फिर वीडियो में थोड़ा सा टाइम फालतू लगता है। अच्छा जी, ट्राई पैक फिल्म्स की जो ईपीएस है 22 रुपये थी, और अगर क्वार्टर वन की 7 रुपये और हाफ ईयरली पे 17। पिछले साल से बेहतर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है काफ़ी ऊपर है। यानी कि अगर 34 रुपये का ईपीएस भी आता है तो 135 रुपये ज़्यादा है, और इसका पे आउट भी को बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हमारी लिस्ट में नहीं है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं और किसका था जी, अलगादी ट्रैक्टर। अलगादी ट्रैक्टर एक ज़माने में हमारी लिस्ट में था और हम इसको बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन पिछले साल इन्होंने अच्छा खासा कमा के भी, ठीक है प्रेशर में रहा, लेकिन इन्होंने कमा के 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं दिया, और उससे पहले सब कुछ ये डिविडेंड में दे रहे थे, इतना ज़बरदस्त शेयर था। तो अब इनकी थोड़ी सी बेहतर हुई है ईपीएस, लेकिन अगेन इस तरह रही तो 26 से 23 रुपये ईपीएस। और वैल्यू देख लेते हैं आज क्या चल रही है इसकी। नहीं, लेकिन लोड लॉक भी लगा, नहीं कोई ख़ास नहीं, क्योंकि असल में इनका मसला यही है कि देखें इतना अच्छा अच्छा डिविडेंड देते देते एकदम बिल्कुल देना बंद कर दिया, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले साल देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अब चाहे ये शेयर यहाँ से 500 का चला जाए, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक आया था और जिल, अच्छा जी, जिल का देख लेते हैं, जिल का रिजल्ट कैसा रहा।
अच्छा जी, 23 रुपये की अर्निंग, क्वार्टर की अर्निंग थोड़ी बेहतर हुई। तो इस अर्निंग के मुताबिक प्राइस बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड भी को खास बिल्कुल फारिग हम फारिग कंपनी आमतौर पर उसको कहते हैं एक एक तो जो बिल्कुल ना कमाती हो और वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा हो, या फिर जो बहुत कमाती हो और पैसे ना देती हो। तो हमारे लिए कंपनी भी फारिग। अच्छा जी, इसके बाद है जी बोर्ड मीटिंग्स कौन सी अनाउंस हुई। बोर्ड मीटिंग वैसे तो होती रहती हैं। एंग्रो की बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है, सुबह रिजल्ट आएगा। 40 रुपये का डिविडेंड दिया था लास्ट टाइम, उम्मीद तो नहीं कि ज़्यादा दें, लेट्स सी। अच्छा जी, सैफ पावर की बोर्ड मीटिंग रीस्केड्यूल हुई है। इन्होंने चांसेस थे कि इसमें कोई डिविडेंड अनाउंस करें, लेकिन अब इनकी बोर्ड मीटिंग इस टाइम पे हुई है। पहले होनी थी कि मार्केट के अंदर उसका रिजल्ट आता, अब वो अगले दिन सुबह आएगा। तो फिर इसमें वही तुक्के वाली बात है कि अगर अच्छा डिविडेंड दिया तो अपर लॉक, और बुरा डिविडेंड दिया तो कोई पता नहीं, लोअर लॉक। कम से कम 2 रुपये का तो डिविडेंड देना चाहिए इन्होंने, वो जो इनकी प्रॉपर्टी बेची थी, क्योंकि अभी इनके ईयर एंड के फाइनेंशियल्स नहीं आए, तो ये हो सकता है कि अभी 2 रुपये का दे दें और फिर ईयर एंड के फाइनेंशियल्स हैं तो 1-1.5 रुपया तब फिर दे दें, 2 रुपये दे दें। देखना पड़ेगा, मतलब इंतज़ार ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अच्छा जी, बोर्ड मीटिंग में अपने नोट से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें एकदम नज़र नहीं आ रहा। PSO इसमें आ रहा है, KASP। ये एक तो PSO ने अनाउंस किया है, ये डेट आप खुद देख लीजिएगा, हम सिर्फ इसलिए इसका नाम ले रहे हैं कि ताकि रिमाइंड हो जाए, अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो आप इसको देख लें कि अभी इसकी अनाउंस हो गई है। और ये KSB पंप्स हैं, तो इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह की, बैंकों की हो तो वो आपको दी जायज़ा लें। मटेरियल इन्फॉर्मेशन उसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं आई। अच्छा, ये BGL का जो हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था, उसका एक लेटर आज आया है। हमारा ये अंदाज़ा था कि वो मार्केट से जैसे शेयर्स बायबैक होते हैं उस तरह ख़रीदेंगे, लेकिन ये लेटर पढ़ के जो है, हम इसकी तफसील में नहीं जाते क्योंकि काफ़ी लंबा लेटर है, लेकिन ये लेटर पढ़ के हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे हम IPO के लिए सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरीके से हम जो है अपने शेयर्स बेचने के लिए इस कंपनी को, या AKD जो उनका मैनेजर के तौर पे एक्ट कर रही है, हम उनको भेजेंगे कि भाई हम ये अपने शेयर बेचना चाहते हैं। और फिर अगर वो ख़रीदेंगे, क्योंकि उनके पास, उन्होंने मेरे से 40 मिलियन में से 20 मिलियन ख़रीदने, आधे ख़रीदने हैं, तो अगर ज़्यादा लोगों ने उनको ओवर सब्सक्राइब हो गया तो फिर जो है वो प्रोपोर्शनेटली लोगों में बांटेंगे। तो इसको आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने इसमें इंटरेस्ट अपना कोई बनाया हुआ था, तो आप अपने ब्रोकर से ये कंफर्म करें। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ब्रोकर से कंफर्म करें। नोटिस भी ओपन नहीं हो रहा, आप इसको खुद देख लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और ब्रोकर से पूछें कि भाई ये एग्जीक्यूट कैसे होगी ये डील, और फिर देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी सी ख्वारी लग रही है, बिला वजह कि आप भेजें फिर उसमें पता नहीं कितने दिन लगें। तो उसलिए सोच समझ के आप इसमें करें। चांद मतलब वो बज़ाहिर बिक तो जाएगा, अभी 10.66 थी आज उसकी वैल्यू, और 11.77 का बिक तो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें ख्वारी लग रही है। अच्छा जी, इसके बाद क्विकली देख लेते हैं कोई ख़ास न्यूज़। अच्छा, ये न्यूज़ जो है ना, असल में आपको जो है ना सुबह सुबह देखनी चाहिए, कि सुबह सुबह इसमें कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई जो उस दिन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, बल्कि दिन में भी आ सकती है कोई न्यूज़, तो उसका जायज़ा लेते रहें। सपोर्ट कॉटन मार्केट फुल जोन। अच्छा, ये डॉक्टर शमशाद का अभी पता नहीं, हमें तो किसी ने भेजा था कि कंफर्म हो गया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइकली, या ये पुरानी खबर ना हो, 3 आवर्स अगो। तो अगर ये डॉक्टर शमशाद भी बनती हैं तो इनका हमारे ख्याल में कि उससे PMLN से तो कोई ताल्लुक नहीं, तो इसलिए फिर वो, इसका मतलब ये है कि PMLN वाले जो है ना स्टॉक मार्केट को ऊपर रखने में अब कोई एफर्ट नहीं करेंगे। कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। और शेल, हाँ शेल का भी आज रिजल्ट आया था, वो देख लेते हैं। वो हमसे नोट लेना उसका मिस हो गया।
अच्छा जी, डिविडेंड तो कोई नहीं दिया इन्होंने। इनके प्रॉफिट इस दफ़ा पिछले क्वार्टर जैसे ही हैं, लेकिन अच्छे रीजनेबल हैं। बहरहाल जैसे ही रिजल्ट आया था, ये देखें 137 से 130 पे, क्योंकि दिया दिलाया कुछ नहीं। वैसे ही कई दफ़ा कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी जाएं, फिर भी ये एक वो रूटीन बन गई है कि बस जी बेचो 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 उस टाइम पे। अच्छा जी, अब आज हमारे पास 8-9 मिनट हैं। अगर हम क्विकली जो है ना, हम रिफाइनरी का एनालिसिस कर लेते हैं आज। अटक रिफाइनरी, सरल कितों आ गया, ARL, अच्छा ATRL है, गलत। इसके बाद है जी NRL, PRL, सिनर्जी। अच्छा, ये 240 पे है, NRL 188 पे है, PRL 16 पे है और सिनर्जी 331 पे है। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो सिनर्जी के देखें, फारिग फारिग फाइनेंशियल्स अभी पिछले क्वार्टर में 1 रुपये का लॉस, 10 रुपये से पता नहीं इसको, ये देखें 10 रुपये से जब सारे कहते थे टेक्निकल एनालिस्ट जी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, 13 रुपये से इसको कहाँ पे ले आए हैं, कहाँ लाके मार दिए, और अभी भी कोई पता नहीं कहाँ लेके जाना है। हो सकता है 3 साल के बाद ये वापस जो है ना 12 पे चली जाए, तो फिर आपको बहुत से ऐसे जो है यूट्यूब एनालिस्ट कहें देखा हमने कहा था सिनर्जी बहुत अच्छा शेयर है, लेके रख लें लेके रख लें। वो इसको 9 से रुपये से ये कह रहे हैं, 6 रुपये से ये कह रहे हैं, 4 रुपये से ये कह रहे हैं, इतना लोगों का रगड़ा लगवा दिया है। और अब यहाँ से 3 से 12 पे भी चला जाता है, तो वो तब जाएगा जब ये 3 रुपये के, जिसके जो 3 रुपये पे आके बेच देगा ना तंग आके, फिर ये ऊपर जाएगा। सिनर्जी तो फारिग है, इसको तो देखने की जरूरत ही कोई नहीं है। PRL भी हमें को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये बस रशियन ऑयल की रिफाइनरी के चक्कर में, रिफाइनिंग के चक्कर में इसका जो है ना बहुत हो गया, नहीं तो देखें ना इसका EPS को खास नहीं है। तो हमें कोई इतना खास अट्रैक्टिव लगता नहीं है। रिफाइनरी पॉलिसी आने के चक्कर में उसको रूमर बना के इनको रिफाइनरीज को बहुत ऊपर लेके गए हैं, और वो इनका आप कंपैरिजन करते हैं, और फिर आप खुद फैसला करें। सब लोगों ने कहा कि जी रिफाइनरी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन हमने सिर्फ अटक रिफाइनरी ली, और हमने देखा भी नहीं कि नेशनल रिफाइनरी कहाँ पे है। कई एक टाइम पे शायद नेशनल रिफाइनरी ऊपर भी चली गई थी। उसकी रीज़न अब आप देखते हैं, ये देखें जी, अटक रिफाइनरी पहले लॉसेस में थी, लेकिन पिछले साल 22 के इनके रिजल्ट्स आए तो 93 रुपये EPS, और इन्होंने जो डिविडेंड दिया उसमें से 10 रुपये दिया। डिविडेंड तो काफ़ी कम दिया, लेकिन फिर भी अच्छा EPS। अब पिछले 3 क्वार्टर का देख लें, सिर्फ एक क्वार्टर में 80, उससे पहले 75, उससे पहले तकरीबन 70, और ये इसकी अब चलती जा रही है। अटक रिफाइनरी का हम तफसीली जायजा तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनके पास लोन्स भी कोई ख़ास नहीं है, और ये गवर्नमेंट के ऊपर भी उस तरह डिपेंडेंट नहीं है जैसे PSO है या दूसरी। आई थिंक नेशनल रिफाइनरी का गवर्नमेंट से कुछ ताल्लुक है, लेकिन जो भी और जिन भी कंपनियों में OGDC BPL वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट के मसाइल हैं कि गवर्नमेंट से पेमेंट नहीं मिलती, इनका वो मसला भी नहीं है। इस हिसाब से तो ये देखें ना, ये शेयर चलना शुरू हुआ था, अगर देखें 6 महीने में ये शेयर चलना शुरू हुआ था 100, तकरीबन 160 के आसपास से लेके चलना शुरू हुआ, और तकरीबन 260 तक गया, और वहां पे जाके बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सेलिंग काफ़ी हुई है इसमें। तो लेकिन वहां से आके अब डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, और इस वक्त भी इसके अंदर डाउनवर्ड प्रेशर ही महसूस हो रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग लॉन्ग यहाँ से हो सकते हैं वापस, कोई पता नहीं इसका कि 200 तक ले जाएं, इनका मूड हो तो 160 तक भी ले जा सकते हैं, उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम सिर्फ EPS की बात करें, तो ये शेयर हमने इसके असेसमेंट में भी जो रमज़ान में की थी बताया था कि एक किस्म से आपको मुफ्त मिल रहा है। 80, 75, 70, अगर 70 और हो जाए, 140, 210, यानी कि अपने पूरे साल का जो EPS है उससे भी कम पे ट्रेड कर रहा है। कोई मतलब पाकिस्तान का ये इतना ये फ्रॉड ही है पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स का, इन पाकिस्तान की मार्केट का।
बाहर की दुनिया में आप किसी को बताएंगे कि वो कोई कंपनी 270 का ईपीएस कमा रही है और उसकी वैल्यू 240 है, तो वो हंसेंगे सब कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। उस हिसाब से इस रेट पे भी ये बुरी नहीं है। लेकिन आप देख लें, अभी अभी इसका अगर डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो कुछ थोड़ा सा आप इसमें सब्र करें और नीचे जाने दें। या फिर ये है कि काफ़ी दिनों से ये 250 से ऊपर नहीं गई। ये टेक्निकल एनालिस्ट ये कहेंगे भाई 250 को क्रॉस करेगी तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है 251 पे जाके फिर 240 पे आ जाए, इसलिए हम तो ऐसी चीज़ों को नहीं फॉलो करते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में रेट हम नहीं बता सकते कि कौन सा बाइंग रेट अच्छा है, क्योंकि हमने तो वैसे भी 100 हमारी एवरेज को इसकी 180 की थी और हम आधा माल बेच चुके हैं। अब ये नीचे जाएगा तो वो आधा खरीदेंगे, वरना वो 180 हम पे जो हमने लिया है वो हम संभाल के रखेंगे। तो ये है कि कहने का मकसद ये है कि इस रेट पे भी बुरा नहीं है, नीचे जाए फिर भी बुरा नहीं है, और नीचे जाए फिर भी बुरा नहीं है। इनका भी ईयर एंड के रिजल्ट्स आने हैं। पे आउट की ज़्यादा तवक्को नहीं है पिछले सालों को देख के, कि अगर इन्होंने 90 की ईपीएस पे 10 का पे आउट दिया तो इतनी 270 की ईपीएस पे तकरीबन 30 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है इस वक्त इस साथ कुछ बोनस भी दे दें। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर डिविडेंड बोनस दोनों दिए तो फिर इसमें अप ट्रेंड आएगा। अगर सिर्फ 20-30 रुपये का डिविडेंड दिया तो शायद फिर भी प्राइस यहाँ के आसपास ही रहे, मतलब इसमें कोई ज़्यादा रैली नहीं बनेगी, बज़ाहिर ऐसा लगता है। और अगर अच्छा 70-80 रुपये का डिविडेंड दे दिया फिर ज़रूर लगेगी। लेकिन ओवरऑल शेयर बहुत अच्छा है। और नेशनल रिफाइनरी को आप देख लें, पिछले साल तो 113 इसने भी बना ली, उससे ज़्यादा कमाए। लेकिन क्वार्टरली देखें तो ये लॉस में चल रही है इस साल। अब इसका तफसीली जायज़ा हमने नहीं किया और अभी टाइम भी नहीं है कि क्या सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है या कोई और मसला हुआ है इनके साथ, पेमेंट्स नहीं आई, क्या हुआ है। लेकिन कहने का मकसद है कि जिसे कहते हैं ना, इट्स अ नो ब्रेनर, कि आपने इन दोनों कंपनियों में अगर कोई एक सिलेक्ट करनी है, ये उससे कम वैल्यू है, फिर भी आप एटीआरएल पे एनआरएल को प्रेफर करें और फिर रोते रहें कि भाई अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। देखें ये 140 से चली और ये 100 उससे कम ही रही है, लेकिन ये भी उसको 230 तक पहुंच गई। लेकिन 230 से ये देखें ये ज़्यादा नीचे आ गई है। ये कितने तकरीबन 50 रुपये कम हुई है, और वो अभी तक जो कम हुई है वो 20 रुपये कम हुई है सिर्फ, नहीं 30 रुपये, क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, पर जिस दिन इसके अंदर वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है हैवी शॉर्ट सेलिंग जब आई है, पहले इसको 274 पे लेके गए थे, फिर वहां से उन्होंने फेंका इसको सुट्टा। और जो है बस यही एनालिसिस इसका, कि हमारी तरफ से पीआरएल में अगर आप थोड़ा बहुत करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें को ज़्यादा पसंद नहीं है। हम कभी कभी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत ले लेते हैं और वही 20-30 पैसे ऊपर जाए तो हम निकल जाते होते हैं इसमें से। सिनर्जी में हमने भी किसी ज़माने में किया था, लेकिन इससे हमें कभी फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ कंपनियां होती हैं जिनसे आपको कभी फ़ायदा नहीं होता, वो ऐसी कंपनियों की तरफ देखना नहीं चाहिए, वो आपके साथ कुछ उनके जो है ना सितारे मिलते नहीं हैं। तो अगर आपको हम कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ कंपनी बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन बस हम जब भी लेते हैं उसमें हमें नुकसान हो जाता है, और फिर जब हम बेचते हैं ऊपर चली जाती है। तो ऐसी कंपनियों से जो है ना, जब सितारे मैच ना कर रहे हो तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और नेशनल रिफाइनरी में भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये और बात है, आप देखें 5 साल का हम निकालते हैं, आपको ना दिखाते हैं। नेशनल रिफाइनरी को ये लोग 622 तक लेके गए थे, और अटक का तो हाई ही था, वो भी तकरीबन 280 था। क्योंकि पहले अटक भी लॉसेस में था, लेकिन अब जो है ना, अटक असूली तौर पे इसको काफ़ी ऊपर होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ऊपर जाना चाहिए, अनलेस के इसके किसी वजह से ईपीएस ड्रॉप होनी शुरू हो जाए। तो अटक हमारे पोर्टफोलियो में है, नेशनल नहीं है। आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। और टेक्निकल एनालिस्ट ये कहेंगे कि जब 280 को क्रॉस करेगा ना, फिर आप इसको खरीदें। हालांकि इस शेयर ने 280 अगले 12 महीने में क्रॉस करना ही करना है, उससे पहले भी कर सकता है, 1 महीने में भी कर सकता है, लेकिन करना ही करना है। अगर आप इसको, मतलब इतनी ये इलॉजिकल बात लगती है हमें टेक्निकल एनालिस्ट लोगों की, कि एक शेयर जो है ना 240 पे मिल रहा है, अच्छा शेयर है, कहते हैं जी नहीं 240 पे नहीं आपने खरीदना, अगर 280 पे चला जाए फिर खरीदना है। अल्लाह के बंदो, वो 40 रुपए का नुकसान कौन भरेगा? जब अगर आपको, ठीक है वो और बात है कि पाकिस्तान में हो सकता है अच्छी से अच्छी कंपनी भी वो उसको दबाई रखें, लेकिन
हमारा यही मानना है कि जो कंपनी अच्छी है और जो अपने फंडामेंटल्स की बेसिस पे हमें लगता है कि ऊपर जानी है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब वो आज जाए, 1 साल बाद जाए या 5 साल बाद जाए, इस लॉन्ग टर्म माइंडसेट से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ना ही टेंशन होगी, ना ही आप मार खाएंगे। जो 2-2 दिन में अमीर होना चाहते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट से निकल जाएं, वो जाके जो है ना, मेरे ख्याल है जुआ खेलें कहीं पे, या तो लुट जाएंगे या तो फिर हो जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट को ना जुआ बनाएं। जी, तो यही थी मेरे ख्याल है बातें सारी, और तो आज की कोई नहीं है। फिर से 30-31 मिनट होगी, अगर कोई लोग सो गए हैं तो जाग जाओ, अब अपना काम करो जाके। और वही बात कि ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें आप, और अल्लाह के हवाले।